हाँ तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम 30 क्वेश्चन जो है यानी कि 30 क्वेश्चन जो है हम करेंगे। किस चीज़ का भाई? केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट से तैयार हो जाओ और केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगा आज के क्लास में। ठीक, तो चलो भाई, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़ गए होंगे और आप लोग तैयार भी हो गएंगे। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं ले और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास देखो, मतलब पहला क्वेश्चन देखो। क्लास तो बहुत हो चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक, तो भाई जंग नहीं लगे क्या? जंग नहीं लगने के लिए जो है हम उसको पेंट करते हैं। ठीक, उसको रंगते हैं। तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में लिखेंगे कि पेंट करने से लोहे पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। ठीक, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिस कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक, सिंपल सा ऐसा लिखना है। और आप लोग ये अपनी लाइफ में देखे होंगे, हम ऐसे जो है अपने लाइफ में ऐसे काम करते रहते हैं जो कि हमारी साइंस से जुड़ा हो जाए। ठीक, तो जब अपने लाइफ से रिलेटेड करोगे तो साइंस बहुत आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों नहीं किया जाता? तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ मतलब तेल, जैसे सरसों का तेल होता है। ठीक, तो उसमें सब्जी बनाई जाती है। ठीक, सब्जी बनाई जाती है तो वो जो सब्जी बनाई जाती है वो क्या हो गया? खाद्य पदार्थ हो गया। उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों नहीं किया जाता है? ठीक, वो नाइट्रोजन से क्यों नहीं प्रभावित होता है? ठीक, तो लिखेंगे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ठीक, तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। ठीक, इसलिए किया जाता है। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो भाई जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वो भूरे रंग का हो जाता है। भूरे रंग का हो जाता है। ठीक, तो ये क्यों हो जाता है? तो लोहा जो है कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसका रंग जो है भूरा रंग का हो जाता है। ठीक, अब एक यहाँ पर समीकरण लिखा गया हुआ है, इक्वेशन लिखा गया है। तो भाई यहाँ पर ये Fe क्या है? लोहा है। ये CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट है। ठीक, तो जब इन दोनों को एक साथ करेंगे तो इसमें क्या होगा? लोहा जो है यानी कि वो जो लोहा है वो सल्फेट के साथ अपना रिएक्शन कर लेगा। ठीक, तो FeSO4 बन जाएगा। तो वो लोहा क्या बन जाएगा? लोहा सल्फेट के साथ अपना रिलेशन बनाएगा तो क्या बन जाएगा? लौह सल्फेट। ठीक, और CO यानी कि कॉपर जो है ये साइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक, और ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब इसको अपने लाइफ से समझे तो यहाँ देखो Fe क्लियर यहाँ पर बताते हैं भाई। Fe ये एक सिंगल लड़का है। ठीक, और CuSO4 जो ये एक कपल है। ठीक, तो यहाँ पर CuSO4 एक कपल है, Fe एक सिंगल लड़का है। तो ये सिंगल लड़का क्या करेगा? अपना तो कपल खोजेगा। तो सिंगल लड़का क्या किया? अपना कपल FeSO4, Fe जो है सिंगल लड़का, वो अपना कपल SO4 चुन लिया और SO4 को अपने साथ कर लिया। बेचारा Cu, बेचारा का तो दिल टूटा हुआ है, तो बेचारा अपना साइड हो गया। ठीक, तो ऐसे केमिस्ट्री के रिएक्शन को समझेंगे भाई तो केमिस्ट्री पूरा आसान हो जाएगा। ठीक, अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो उत्प्रेरक मतलब क्या? उत्तेजना करना, जो किसी चीज़ को बढ़ावा देता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, जैसे आप कहीं झगड़ा करते हो या फिर किसी से मजाक करते हो या फिर किसी से बकौती करते हो, मतलब आप बकबक करते हो किसी से, मान के चलो कॉलेज में या फिर स्कूल में, तो आप क्या उस किसी से झगड़ा करते हो तो आपके दोस्त क्या करता है? आपको उकसाता है, आपको उत्प्रेरित करता है, भाई लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ है, कुछ करेगा तो देख लेंगे। ये क्या है? उत्प्रेरित करना, क्या? उत्तेजना उत्पन्न करना। ठीक, तो आपके वेग को बढ़ावा दे रहा है, आपको उत्तेजित कर रहा है कि तुम लड़ो, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे उत्प्रेरण से आप क्या समझते हो? भाई वहीं से रिलेटेड है। ठीक, टेंशन नहीं लो, वहीं से रिलेटेड है, बस समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते। आपका दोस्त तो आपके दुश्मन से झगड़ा करने में भाग नहीं लिया, जिससे आप झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, उससे लड़ने में तो इस टाइम तक आपका दोस्त भाग नहीं लिया, लेकिन क्या क्या आपको उत्तेजित किया, भाई तू लड़, हम हैं तेरे साथ। ठीक, ये उत्तेजना आपके अंदर उत्पन्न किया। तो यहाँ पर वैसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया की वेग को बढ़ावा देते हैं या घटाते हैं, यानी कि आपको जो है
धकेलता है ज़बरदस्ती कि तू भाई ऐसा कर, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो उस टाइम उससे कोई भी झगड़ा नहीं करता है। जैसे आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं भाई, सिंपल सा होता है, स्कूल कॉलेज में आप झगड़ा कर रहे हैं किसी से, तो आपके दोस्त उकसाते हैं भाई तू लड़, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो जो है आपके दोस्त उस टाइम उससे नहीं लड़ता है, सिर्फ आपको उकसाता है। आपके दुश्मन से तो वो नहीं लड़ता है, ठीक, आपके दुश्मन को तो नहीं मारता है, लेकिन आपको उकसाता है कि तुम मारो, ठीक। तो ऐसा होता है। तो यहाँ भी रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि कुछ पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, जो कि प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेती है, लेकिन क्या करते, प्रतिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो उस वैसे रासायनिक पदार्थ को क्या कहेंगे भाई, उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे Fe यानी कि लोहा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन। अब यहाँ देखो भाई, ये बेंजीन है C6H6, ये बेंजीन है, ठीक, और Cl2 क्या है, क्लोरीन है। तो ये C6H6 और Cl2 ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है लोहा जब जुड़ जाता है, ठीक, यानी कि Fe जो यहाँ पर आता है तो वो क्या करता है, Fe की उपस्थिति में क्या हो जाता है कि C6H6 में एक H हट जाता है भाई। लोहा क्या करता है, एक H को साइड कर देता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु को अलग कर देता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो C6H5 हो गया और Cl हो गया, और Cl यानी क्लोरीन, Cl2 था, क्लोरीन के 2 अणु थे, लेकिन क्लोरीन से भी एक अणु को साइड कर देता है लोहा। तो क्लोरीन से एक अणु साइड होकर के Cl, और यहाँ बेंजीन से एक अणु हाइड्रोजन गायब होकर के H, ये दोनों मिलकर के बना लिया क्या भाई, HCl। और यहाँ पर बेंजीन और Cl2 मिलकर के बनाया भाई C6H5Cl और HCl। HCl बेचारा अपना अलग हो गया, अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया, ठीक। तो ये होता है भाई केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो ऐसे भाई जब केमिकल रिएक्शन समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हिंदी में यहाँ पर लिख दिया कि बेंजीन क्लोरीन ये दोनों आपस में जो है अपना अभिक्रिया करने के लिए साथ होते हैं, लेकिन लोहा की जब उपस्थिति हो जाती है तो बन जाता है क्लोरीन, बेंजीन और क्लोरीन दोनों मिलकर के बना लेते हैं क्लोरोबेंजीन, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे से क्लियर से समझाया है। यहाँ पर अब HT में देख लो, HD में यहाँ यही बात अभी बताएं कि बेंजीन और क्लोरीन एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो साइड हो जाता है, ठीक, अलग हो जाता है, अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है, ठीक। अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो भाई यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु में संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, परत नहीं भाई, परत होता है, परत जमा हो जाती है, ठीक। यह परत जो है मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए मैग्नीशियम क्या करता है, रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जो है पहले रेगमार से साफ किया जाता है, ठीक। तो क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही भाई वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इतना समझ लो, ठीक। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई वियोजन अभिक्रिया में भी वही बात है, और प्रतिस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ भाई सॉरी भाई, थोड़ा सा वियोजन और विस्थापन में दोनों में वी है तो इसलिए भाई मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं, वियोजन अभिक्रिया अलग हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और कह रहा है कि उदाहरण भी दे, तो भाई एक उदाहरण भी दे दिए हैं, और ये उदाहरण आप लोग क्लियर समझ भी गए हो, ठीक। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित करती है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। मतलब क्या क्या, ये बेचारा सिंगल था, ठीक, लेकिन एक कपल के बीच में आया और उस कपल के गर्लफ्रेंड को क्या किया, अपने साथ कर लिया, और जो वो लड़का था उस कपल के साथ, उस कपल में जो लड़का था सीयू, उसको बेचारा लात मार के साइड कर दिया। तो यहाँ पर Fe और SO4 एक साथ होकर के एक कपल बन गया, और बेचारा जो कपल में था सीयू, वो बेचारा को लात मार करके साइड कर दिया गया, और सीयू बेचारा अपना साइड होकर के अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए बिहार का अगर लड़का है तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निकल गया। चलो भाई अब तो आईएएस बनना ही है भाई। क्या, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक, और यहाँ पर जो है हाँ, तो यहाँ पर जो है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
इसमें क्या किया कि Fe जो आया वो SO4 के साथ अपना रिलेशन बना लिया और Cu को लात मार के साइड कर दिया। तो Cu बेचारा का दिल टूटा हुआ था, UPSC की तैयारी करने के लिए निकल पड़ा, ठीक। और बाद में आएगा भाई IAS ऑफिसर बनकर, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, ठीक। आगे चलेंगे, इसके ठीक आगे लिख देंगे थोड़ा सा इस रिएक्शन का भी जो है बात लिख देंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो है Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है, बहुत ताकतवर है भाई Fe, वो क्या किया कि Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर लिया है, ठीक। मतलब Fe जो है GMR से आया है, ठीक। Fe मान के चलो कोई लड़का है वो जिम से आया है और Cu पतला दुबला लड़का है, वो क्या किया है उसके गर्लफ्रेंड को ले लिया Fe। गर्लफ्रेंड Cu का गर्लफ्रेंड कौन है? SO4, ठीक। तो Cu का SO4 जो है गर्लफ्रेंड है, SO4 को Fe अपने साइड कर लिया और Cu बेचारा पतला दुबला है तो इसको लात मार के साइड कर दिया, भाई जो तू अपना तैयारी कर, हम अपना तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और ये जो बेचारा है FeSO4 ये कहाँ चला गया? ये FeSO4 चांद के तारों, चांद मतलब आसमान में जाकर के चांद तारे गिनने लगा अपने गर्लफ्रेंड के साथ। अगला चलेंगे, कह रहा है वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो भाई वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। जैसे एक यौगिक है, ठीक, 2KClO3 ये एक यौगिक है। अब किसी न किसी कारण से जो है इसमें जो है बिखराव आ जाता है, ये टूट जाता है। अगर कोई रिलेशन बड़ा मजबूत है, ठीक, और रिलेशन में दरार आने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? उस रिलेशन में झगड़ा कराना पड़ता है। तो ये जो टूटा है यौगिक, इसमें भी कहीं न कहीं ऐसी कारण हुई होगी, कहीं न कहीं इसमें जो है कोई तीसरा आदमी पार्टिसिपेट किया होगा, तब ये जो है टूट गया है। भले वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पार्टिसिपेट किया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण ये 2KClO3 जो है टूट गया और ये क्या हुआ कि ये अपना दुनिया देखने लगा और ये अपना दुनिया देखने लगा। 2KCl अपना दुनिया देखने लगा, 3O2 अपना दुनिया देखने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? कोई तीसरा थर्ड पार्टी आया, ठीक, और वो क्या किया? अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों में लड़ाई झगड़ा करा दिया। इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन था। जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये बेचारा अपना दुनिया देखने लगा, ये बेचारा अपना दुनिया देखने लगा। मान के चलो ये एक गहरा दोस्त था, तो इन दोनों में जो है दोस्ती में दरार आ गई, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखो भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि ये बराबर है, इधर एक समीकरण है, सॉरी बराबर का चिन्ह नहीं रहता है, तीर का चिन्ह रहता है केमिस्ट्री में। तो तीर के चिन्ह के इधर कोई समीकरण है और इधर भी कोई समीकरण है। तो ये अगर क्या है, ये मतलब यहाँ पर जो समीकरण है इसका जब उत्पाद इधर आता है, ठीक, अभिक्रिया के बाद, तो यहाँ पर जो भाई समीकरण है इसमें जो जिस परमाणु के जितने अणु होंगे उस परमाणु के उस पदार्थ के उतने ही अणु इधर भी होने चाहिए, ठीक। तो उसको कहते हैं भाई रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। संतुलित रासायनिक समीकरण उसी कहते हैं कि तीर के चिन्ह अगर जो अभिक्रिया से पहले जो चीज़ है वही चीज़ अभिक्रिया के बाद भी होनी चाहिए। मतलब चीज़ अगर बदल भी जाए तो अणु भाई उस परमाणु का अणु उतना ही होना चाहिए, ठीक। तो यही कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि जब तक आप रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे कोई भी पदार्थ आपको स्पष्ट रूप से नहीं मिल सकता है, ठीक। तो आगे इसको जो है क्लियर HD में देखिए क्या लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें क्या होता है कि अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक। हमने बता दिया है तीर के चिन्ह के इस साइड उत्पाद होता है और इस साइड अभिकारक, ठीक। तो ये जो अभिकारक है इसमें परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उतनी ही संख्या इधर उत्पाद में भी होनी चाहिए परमाणुओं की, ठीक। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे भाई? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्रव्यमान के संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए, ठीक। नहीं तो वो जो द्रव्यमान है वो संतुलित नहीं होगा, पदार्थ की मात्रा वैसी नहीं रहेगी, पदार्थ की मात्रा घट जाएगी। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है इसको संतुष्ट करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, ठीक। क्लियर समझ गए होंगे आप लोग। अगला चलते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? भाई ये भी खतरनाक एक अभिक्रिया है। आप लोग देखे होंगे गोबर गैस, मतलब गोबर गैस छोड़ो, आप लोग देखेंगे जब कचरे के डिब्बे में जो है कचरा रख दिया जाता है तो जब कचरा निकाला जाता है तो उससे भाप निकलता है
और वो गंध निकलता है, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि उष्मा क्षेपी होता है, उष्मा बाहर आता है वहाँ से, ठीक। और वहीं पर आगे कहीं और देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के एक और उदाहरण ले, तो आप जब पानी में चूना पत्थर रख देंगे ना, तो उस चूना पत्थर रख देंगे तो जब चूना गल रहा होता है तो उस टाइम पानी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म हो जाता है जब आप उस चूना पत्थर गल रहा है, ठीक, चूना पत्थर गल रहा है तो पानी गर्म हो रहा है, और आप उस टाइम अगर हाथ दे दिए चूना पत्थर के पानी में तो आपको गर्माहट महसूस होगी, और कभी कभी तो किसी का हाथ भी जल जाता है भाई। तो उस टाइम जो है भाई क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा बाहर निकलती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, ठीक। और उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा ली जाती है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उष्मा देना पड़ता है, खाना बनाने में उष्मा देना पड़ता है। जब तक आप उष्मा नहीं देंगे, ज्वाला नहीं देंगे, तब तक खाना नहीं बनेगा, ठीक। तो खाना बनाना उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक, खाना बनाना उष्माशोषी। और वहीं पर यहाँ जो है चूना पत्थर को पानी में डाल करके 1-1.5 घंटा तक रखते हैं, तो उस टाइम उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक। तो जो बात अभी हमने बताया वो क्लियर समझ रहे हो। तो अब देखेंगे केमिकल जो बातें हैं, केमिकल उसमें देखेंगे क्या लिखेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आसान सा भाषा है भाई, मेरा अपना भाषा है, और ये भाई 100% सही भाषा है। आप लोग एग्जाम में लिखना, अगर ये क्वेश्चन आए और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में लिखना, तो देखना भाई जितना नंबर का बना के आएगा इस टाइप से उतना नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर कहीं से कट नहीं होगा। तो भाई अपना भाषा है, अपने भाषा में एग्जाम में भी कहता है अपनी भाषा में लिखो, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बात को। तो ये क्या हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पर लिख देंगे भाई उदाहरण, मीथेन दहन की अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम तो चूना पत्थर वाला बताए, यहाँ उदाहरण में क्या दिए, मीथेन दहन वाला, ठीक। भाई चूना पत्थर वाला भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक। आप चाहो तो रिएक्शन लिख दो या फिर अपने भाषा जो हमने अभी बताया चूना पत्थर वाला वो लिख दो, आपको नंबर फुल मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH4 ये मीथेन का है, CH4 क्या है, मीथेन का सूत्र है, और जो 2O2 ये गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस, ठीक। यानी कि CH4 को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो है उष्मा निकलती है, ठीक। और 2H2O ये क्या बनाता है, जल, ठीक। और उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, ठीक। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे भाई, तो ये रिएक्शन समझ गए, ठीक। अगला चलेंगे, अगला उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या भाई, हमने समझाया आपके दैनिक दिनचर्या से, यानी कि आपका जो रियल लाइफ है उससे हमने समझाया। यहाँ आप केमिस्ट्री वाला बताते हैं, क्या लिखेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, ठीक, उसमें क्या, उसको क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। उदाहरण के लिए बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायसाइनाइड की अभिक्रिया जो है उष्माशोषी अभिक्रिया है। अब देखो भाई ये क्या है, BaOH हॉल 2 8H2O, ये क्या है भाई, बेरियम डाइऑक्साइड है, ठीक। और ये क्या है, 2NH4HCN, ये क्या है, अमोनियम थायसाइनाइड, क्या है, अमोनियम थायसाइनाइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता क्या है, BaSCN2, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया बेरियम साइनाइड, ठीक। और 2NH3 ये क्या हो गया, अमोनिया निकल के आ गया, और 10H2O, यहाँ पर H2O होगा भाई, H2O, H20 नहीं है भाई, H2O होगा, H2O, 10H2O, ये क्या हो गया, जल निकल के आ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, उष्मा की जो है यहाँ पर ज़रूरत हुई, यहाँ पर उष्मा की ज़रूरत हुई, ठीक। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, इसमें उष्मा लगा है, इसको बनाने में उष्मा लगा है, इसमें कोई उष्मा बाहर नहीं निकली है, ठीक। तो इसको कहेंगे भाई उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब अगला चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो लिखेंगे भाई, अब पहला 1 नंबर बात क्लियर समझ लो, जब अवक्षेपण अभिक्रिया करने का मतलब, अब फिर हम यहाँ पर चूना वाला लेंगे आपको उदाहरण, ठीक। अब चूना पत्थर को जब आप पानी में देते हैं और अच्छे से घोल देते हैं तो कुछ देर के बाद आप क्या देखते हैं, चूना नीचे बैठ गया। या फिर ऐसे ले लो भाई, आप नमक को घोलेंगे किसी भी आप नमक को जल में घोलेंगे तो वो क्या होगा,
घुल जाएगा, विलयन एक तरह से बन जाएगा, नमक और पानी का विलयन। चीनी को जल में घोलेगा तो शरबत बन जाएगा, यानी कि चीनी और पानी का विलयन, ठीक। वहीं पर बालू और पानी को घोरोगे, कितना भी घोर दो भाई, कितना भी उसको जो है मिला दो, कितना भी कुछ कर लो, आप उसको मिला दो पानी और बालू को, कितना भी चाहो, जितना मन हो उतना मिला दो, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि बालू जो है नीचे बैठ गया है, बालू नीचे बैठ गया है, नीचे परत पे बैठ गया है, तो क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। यानी कि आप कोशिश कर लिए, उस विलयन में क्या हुआ, आप कोशिश कर लिए, विलयन बना दिए, लेकिन उस विलयन में जो अवक्षेप था वो बालू था, और वो अवक्षेप क्या हुआ, नीचे बैठ गया, तो इसको क्या कहेंगे भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। तो अब देखो इसको केमिस्ट्री में कैसे लिखेंगे। एक तो रिएक्शन भाई केमिस्ट्री का तो लिखना है, ये तो हमने आपको दैनिक दिनचर्या से बताया है ताकि आप समझ जाए, लेकिन केमिस्ट्री वाला तो लिखना है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई जो हमने बताया दिनचर्या वाला वही बात है, ठीक। क्या लिखेंगे, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, जैसे भाई हमने बताया चीनी और पानी, तो ये विलयन हो गया, ठीक, ये विलयन हो गया, लेकिन वहीं पर पानी और बालू को मिलाएंगे तो ये विलयन नहीं होगा। अगर ये विलयन होगा भी तो इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया होगी, ठीक। तो लिखेंगे जब दो विलयन को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है, जल में अविलय होता है, ठीक। और तो इस अविलय पदार्थ के अवक्षेप होते हैं, इसे क्या कहते हैं, अविलय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब एक केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया का, क्या, तो Na2SO4, यह क्या है भाई, सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट, और BaCl2 ये क्या है भाई, ब्रोमीन क्लोरीन है, ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक, या फिर ये ब्रोमीन क्लोराइड, ठीक। ये भाई Cl2 क्या है, क्लोरीन है, ठीक, और Ba क्या है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन क्लोरीन जब जुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोमीन क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड क्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, BaSO4, यानी कि ये ब्रोमीन सल्फेट हो जाएगा, ठीक। और ये 2NaCl, NaCl तो भाई आपको पता है नमक का रूप लेता है, तो ये उदासीन नमक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमक, क्या हो जाएगा, नमक। तो क्लियर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक भाई। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग क्लियर समझ गए हो, ठीक। ये केमिकल रिएक्शन लिख दिए, और हमने जो आपको आसान भाषा बताया वो आसान भाषा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। तो आसान भाषा आप लोग के समझाने के लिए आसान भाषा में लिख भी दिए हैं, और ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चलेंगे, और यहाँ पर देखो भाई एक चीज़ यहाँ पर और लिख दिया है कि ये जो हम रिएक्शन बताएं उस रिएक्शन में ये चीज़ लिखा है कि Ba जो उस पर क्या है, दो धनायन है, ठीक, और SO4 में जो है दो ऋणायन है, दो क्या है, ऋणायन है, और यहाँ पर दो धनायन है, ठीक। इस अभिक्रिया में BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या, BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसको देखो वर्णन करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, हाँ भाई ऊर्जा चाहिए, क्लियर है, ठीक। हाँ यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, हाँ भाई भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, भाई ये भी रियल लाइफ से है। पाचन के दौरान क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन तो होता है, तो पाचन के दौरान क्या होता है कि भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट होता है ये सभी में, लेकिन क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन। भाई जब पाचन होता है हमारे शरीर में भोजन का, तो क्या करता है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकाल करके, कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज भाई जा करके चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, संयोग करके ऊर्जा बनाते हैं, और ऊर्जा बना करके क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा डालते हैं तो फिर हमारा शरीर काम करता है, ठीक। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम दिया जाता है, श्वसन, क्या नाम दिया जाता है, श्वसन। लेकिन अब देखो इसमें क्या होता है कि हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, भाई इसमें क्या हुआ, हमें ऊर्जा की जरूरत हुई तो हमें ऊर्जा मिल गया, ठीक। लेकिन इससे हमारा ऊर्जा निकलता भी है, श्वसन में भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है, तो इसमें क्या होता है, हमारा शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है। तो इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है, आप श्वसन के समय जब आप सांस लेते हो तो ठंडी हवा जाती है और अंदर से गर्म हवा निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में जो ऊष्मा बना है, जो ऊर्जा बना है वो बाहर निकला। तो इसी की वजह से जो है श्वसन
को क्या कहते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें जो है ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है हमारे शरीर से। ठीक, तो इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये तो श्वसन वाली बात हो गई, और थोड़ा ऊपर आकर के हम क्या लिख देंगे कि ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया से उत्पन्न निकलती है, ऊष्मा निकलती है, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज जो है चूंकि श्वसन अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भाई हमने क्लियर बता दिया कि सांस जब हम बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर निकलती है, और इसीलिए जो है पर हमारे श्वसन को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? भाई अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है। भाई अब प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के लिए या फिर अपघटन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखिए। तो हम लिख रहे हैं भाई, अब प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के वजह से हम लिख रहे हैं अपघटन अभिक्रिया का डिफिनेशन। क्या लिखेंगे, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी बड़े यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल जो है वो क्या है, यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा का अपघटन, प्रकाश ऊर्जा द्वारा जो अपघटन होता है उसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पर है भाई, देख लो क्या है, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा उसका केमिकल रिएक्शन क्या है भाई, 2AgCl। ठीक, सूर्य के प्रकाश में जो है इसका रिएक्शन होता है, किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है 2AgCl, यानी कि आर्गन क्लोराइड। क्या, आर्गन क्लोराइड इसका जो है भाई, इसका ये आर्गन नहीं होगा भाई, कुछ और होगा। ठीक, अभी माइंड से नहीं है, लेकिन ये आर्गन नहीं होगा, आर्गन का Ar होता है भाई, क्या होता है, Ar। तो यहाँ पर AgCl जो है ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है, और AgCl का जो है ये रिएक्शन के बाद AgCl टूट करके 2Ag और Cl2 में बदल जाता है। ठीक, 2Ag और Cl2 में हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अभी आपको ज़्यादा जो है टाइम तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको जो है थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक, ये प्रकाश द्वारा अपघटन का एक रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? भाई संयोजन अभिक्रिया में दो कपल्स एक साथ होते हैं, क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक, इसमें प्रेम कहानी चलती है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ये एक साथ जो अपनापन है ये टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है, एक इधर एक इधर। ठीक, तो इसीलिए भाई वियोजन अभिक्रिया में दो आकर के एक साथ हो जाते हैं, और संयोजन अभिक्रिया में दो आदमी आकर के क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में तो क्या होता है, वो दोनों आदमी बिखर जाते हैं, मतलब किसी न किसी वजह से उन दोनों आदमियों के बीच जो है दरारें आ जाती है। ठीक, तो इसीलिए भाई कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक, तो ये तो अपनी भाषा में समझा दिए। अब देखो लिखना कैसे है। सो भाई देखो, लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक पदार्थ जो है संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। भाई दो एक आदमी आया, एक मान के चलो एक लड़का है, ठीक, जिसका नाम मोहन है, क्या नाम है, मोहन है, और एक का नाम सोहन है। ठीक, अगर ये दोनों बच्चे आए, ठीक, और एक साथ हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, इस जोड़ा को हम बोलेंगे भाई दोस्त, क्या बोलेंगे, दोस्त। तो ये एक नाम बना लिया दोस्त। नाम कितना था, दो मोहन और सोहन, लेकिन जब ये दोनों साथ हो गए तो क्या बन गए, दोस्त। और वहीं पर ये दोनों अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दब मोहन और सोहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब दोस्त रहा तो मोहन सोहन का कोई पता नहीं, दोस्त बोलते थे। ठीक, और जब ये दोस्त दो टुकड़े में हो गए, मतलब मोहन अपना काम करने लगा, सोहन अपना काम करने लगा, दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है आपस में, तो ये एक मोहन है एक सोहन है। ठीक, तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक अधिक सरल पदार्थों में टूटता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। ठीक, तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं? भाई फर्स्ट चैप्टर का मस्त क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं? भाई आप लोग लिख दोगे, क्या लिखोगे कि यदि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सिंपल सा, जैसे भोजन का पचना, अंगूर का किण्वन, ठीक, उसके बाद सांस लेना आदि, ये सब क्या है, सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। बस अपना सिंपल भाषा में लिख दो और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं। सभी कहते हैं भाई केमिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, सभी कहते हैं केमिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन हम कहते हैं भाई केमिस्ट्री बहुत ही
सिंपल सा सब्जेक्ट है, बस मन लगा करके पढ़ लो भाई, मन लगा करके पढ़ लोगे। केमिस्ट्री टफ नहीं लगेगा, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, बस थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मन लगाओ। मैथ से भाई तो टफ नहीं होगा, मैथ से टफ नहीं है केमिस्ट्री, मैथ से टफ कभी भी केमिस्ट्री नहीं हो सकता है भाई, इतना जान लो। अगला क्वेश्चन क्या है, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। अब भाई संतुलित समीकरण पढ़े, असंतुलित समीकरण पढ़े, अब इन दोनों का बीच अंतर भी पढ़ लेते हैं। तो भाई रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक। हाँ भाई क्लियर, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं भाई, अपना भाषा में है। तीर के दोनों ओर, भाई ये तीर है, तीर के इस साइड उत्पाद होता है, इस साइड क्या होता है उत्पाद, इस साइड क्या होता है भाई अभिकारक, क्या होता है अभिकारक। अब कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो है परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और ये किस, इस साइड क्या होता है तीर के इस साइड, तीर के उस साइड, यानी कि दोनों साइड, ठीक। तो उत्पाद और अभिकारक नहीं लेकर के सिंपल भाषा में लिखे हैं, तीर के दोनों साइड जो है परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, तो असंतुलित समीकरण कहलाता है। बस हो गया सिंपल सा, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहेंगे कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो भाई अभी कुछ देर पहले बताएं, फिर उसी बात को लिखना है। लिखेंगे सभी वस्तुओं को जीवित रखने के लिए, सभी जंतुओं यहाँ होना चाहिए, वस्तुओं ने भाई जंतुओं सभी जंतुओं को जीवित रखने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित क्या ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। भाई ऊपर वाला ही बात रिपीट हुआ है, ठीक, टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है संचारण से क्या समझते हैं। भाई संचारण बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो भाई लिखेंगे कि आप जानते हो, भाई आप जानते हो, हम भी जानते हैं, तो यहाँ पर आपकी जगह पर आप लिख दीजिएगा हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है। लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं जो है चमकीली होती है। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक भाई। तो इस प्रक्रिया पर लोहे में जंग लग जाता है, ठीक, सिंपल सा है, ठीक। तो यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता रहता है। यह जब कोई धातु, क्या, जब कोई धातु, यहाँ पर धातु है भाई, धातु लिखना, हाथ नहीं धातु, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, ठीक। तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं जो है खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है, ठीक। क्लियर हो गया होगा। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार के सफेदी करने में क्यों किया जाता है। अब बताओ भाई, अभी जस्ट बताए हैं कुछ देर पहले, चूना के बारे में बार बार डिफिनेशन दिए हैं, अब इस बार भी सुनो। क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। भाई चूना को जो पानी में डाल देते हैं, ठीक, तो उसमें से क्या होता है, उस चूना को जो गर्मी है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, चूना का गर्मी निकल जाता है। और जब चूना गर्मी निकल जाता है, चूना क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ताकि दीवार पर चमक आ सके। और इसीलिए जो है भाई उस बुझे हुए चूने के जो है हम दीवार पर पेंट करते हैं, दीवार पर लेप देते हैं, ठीक। और क्या हो जाता है कि दीवार सफ़ेद हो जाता है और देखने में चमकदार लगता है भाई क्या घर है, ठीक। तो क्लियर, आप लोग समझ गएंगे। अम्ल किसे कहते हैं, मास्टर भाई, मास्टर क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं, आप लोग समझ रहे हो। अम्ल किसे कहते हैं भाई, जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। सिंपल सा, हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहलाता है। जो नीले लिटमस को घोल को लाल बनाता है अम्ल कहलाता है। जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है अम्ल कहलाता है। तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं अम्ल कहलाता है, ठीक। तो अब इस सभी को थोड़ा सा क्या किया गया, छोटा किया गया। तो क्या लिखे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल बनाता है। जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कुछ अम्ल के नाम दे देंगे, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है, अम्ल है।
जब अम्ल की बात आएगी तो क्षारक की बात भी आएगी। क्षारक को दूसरी भाषा में भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरी भाषा में? भस्म, क्षारक को। तो लिखेंगे क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। जैसे आप स्वाद में कड़वा क्या देख सकते हैं भाई? मिर्च। मिर्च क्या है? क्षारक है। तो क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका जलीय विलयन जो है OH माइनस आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। ठीक, और जैसे में इसका जो है कुछ उदाहरण भी देना पड़ेगा, तो क्षारक में उदाहरण कुछ दे देते हैं, जैसे NaOH, CuO, CaO तथा CaOH2 आदि। ठीक, 4 उदाहरण इसमें भी दे दिए, कोई टेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन अब लवण से आ गया। लवण क्या है? तो भाई लवण किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप वो लवण बनते हैं। ठीक, जैसे Zn+2HCl का अभिक्रिया होगा तो ZnCl2+H2 बनेगा। उसी प्रकार से Na+Cl इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा भाई? NaCl। ये क्या है भाई? नमक का सूत्र है। ठीक, क्लियर समझ गए होंगे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। भाई 10 क्वेश्चन और बचा है, फटाफट से आप लोग बताओ, करा दें। 35 मिनट हुआ है, हम चाहते हैं करा दे, अच्छा रहेगा तो भाई करा दिया जाए या फिर छोड़ दे। ये 10 जो है ना क्वेश्चन, हम कहते हैं एक चीज़, ये जो 10 क्वेश्चन है आप इसको याद कर लीजिएगा, कल के क्लास में कर लेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक, लास्ट के 33 क्वेश्चन बताए थे लेकिन यहाँ 33 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन एक तरह से बच गया है। तो 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर भाई 10 क्वेश्चन जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा खुद से, और होगा तो हम कल के क्लास में बता देंगे, क्योंकि 35 मिनट हो चुका है और हम ज़्यादा देर की क्लास लेना नहीं चाहते। भाई आप लोग सेल्फ स्टडी करो ताकि आप लोग को रिवीजन हो और आप लोग रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक, ये सब क्वेश्चन क्या है भाई? रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं। इस सब क्वेश्चन को आप लोग घोल के पी जाओ और बता देते हैं इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चलो जाओ भाई, कहाँ? डिस्क्रिप्शन में। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में भाई जाओ, डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर भाई हमारा पेन जो है पतला हो गया, इसको मोटा कर देते हैं। ठीक, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओ। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दिया हुआ है। आप टिप मतलब यहाँ पर लिखा होगा क्या भाई? यहाँ पर एक चीज़ लिखा होगा आपको, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें एक चीज़ लिखा होगा कि PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ठीक, और लिंक क्या रहेगा भाई? ऐसे लिखा होगा लिंक https और / और फिर लिंक दिया होगा। ठीक, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, ड्राइव टाइप का लिखा होगा। ठीक, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, ब्लू कलर में होगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग को PDF खुल जाएगा। और 33 क्वेश्चन भाई ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देने वाले हैं आप लोग को। 32 हो गया ना, एक ऊपर में एक 2 नंबर का हो गया भाई, यहाँ पर 2 एक, तो यहाँ देखो 1 नंबर 2 नंबर फिर 2 नंबर, तो इसी की वजह से भाई 33 क्वेश्चन जो है क्या 33 क्वेश्चन 32 यहाँ पर है हो गया। तो ये जो 33 क्वेश्चन है इस सभी का PDF जो है आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। ठीक, तो टेंशन ना लो, आप लोग PDF डाउनलोड करो और याद कर लो इसको। ठीक, मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। भाई चैनल पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक, क्योंकि अब आप लोग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप किसी अपने भाई छोटे भाई बहन को बता दोगे कि भाई यहाँ से पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक, और अच्छे बताते हैं। ठीक, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।